नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता आप सबका एक बार फिर बीकेजी फ्यूजन पर स्वागत करता हूं। आज हम ठोस अवस्था का दूसरा पार्ट ठोसों का वर्गीकरण लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी, जिसमें पदार्थों की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तथा एक चौथी प्लाज्मा अवस्था के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी ली थी। उसके अलावा हमने ठोसों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। उसी की अगली कड़ी में आज हम ठोसों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठोसों का वर्गीकरण मुख्यतया 2 आधार पर किया गया है। पहला आधार है कि ठोसों के अंदर जो मूल कणों की व्यवस्था है, वो मूल कणों की व्यवस्था कैसी है, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा वर्गीकरण किया गया है कि जो भी ठोस पदार्थ है, उनमें कणों के मध्य कौन सा बंध उपस्थित है, कौन सा आकर्षण बंध उनके मध्य में लग रहा है, तो उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो 2 आधार पर कुल ठोसों का वर्गीकरण है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मूल कणों की व्यवस्था के आधार पर। मूल कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, जिनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कणों के मध्य उपस्थित बंधों के प्रकार के आधार पर भी ठोसों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहला है आणविक ठोस, दूसरा है फिर धात्विक ठोस, तीसरा है आयनिक ठोस और चौथा है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अब ये सबके बारे में आज हमारे को विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है। हम शुरू करते हैं मूल कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय 2 ठोसों में विभाजित किया गया है। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर भी करेंगे हम और इनके प्रमुख गुणों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी परिभाषा की। चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कण एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित है। आप देखिए ध्यान से, हरे रंग के कण और बैंगनी रंग के कण एक दूसरे के बिल्कुल तरीके से व्यवस्थित है। यही क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता होती है और इसी के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा देते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस है, कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और उसका ज्यामिति, आकार तथा आकृति भी निश्चित होते हैं। उन्हीं ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में आप चित्र में देख सकते हैं कि हरे और बैंगनी रंग या गुलाबी रंग के जो कण हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई व्यवस्था इनमें नहीं है। तो सिंपल सी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वे ठोस जिनमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, साथ ही साथ न कोई निश्चित ज्यामिति होती है और न ही आकार आकृति भी निश्चित नहीं होते हैं, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को अमोर्फस ठोस के नाम से भी जाना जाता है। अमोर्फस, अमोर्फ का मतलब होता है आकृति विहीन, जिनका कोई आकार आकृति नहीं होती है, तो उसी से ये अमोर्फस सॉलिड या अमोर्फस ठोस इनको कहा गया है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है क्रिस्टल और अक्रिस्टल में, आप चित्र में देख सकते हैं। पहले अपन समझते हैं कि ये कोई ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ को किसी तेज धार वाले चाकू से काटा जा रहा है। तो काटने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को जो सतह प्राप्त हुई है वो समतल और चिकनी सतह प्राप्त हुई है। जी हाँ, यही विशेषता है क्रिस्टलीय ठोसों की और इस गुण को एक विशेष नाम दिया गया है विदलन, अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। जबकि
अक्रिस्टलीय ठोसों में आप देख रहे हैं कि जब चाकू से काटा जाता है तो प्राप्त होने वाली सतह खुरदरी मिलती है, सपाट या समतल नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जिनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि विदलन क्या है या विदलन का गुण किसे कहते हैं, या क्रिस्टलीय ठोसों या अक्रिस्टलीय ठोसों में से किस में विदलन का गुण पाया जाता है। तो विदलन क्या है कि जब ठोस को किसी तेज धार वाले चाकू से काटा जाता है तो प्राप्त होने वाली नई सतह समतल और चिकनी होती है। तो इस गुण को ही विदलन का गुण कहते हैं। और विदलन का गुण क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से दो भागों में काटने पर प्राप्त सतह समतल तथा मुलायम होती है, अतः क्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने पर प्राप्त सतह खुरदरी होती है, अतः ये विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तीसरे गुण की बात करते हैं। इनका विशेष गुण है विषमदेशिकता और समदेशिकता। विषमदेशिकता और समदेशिकता क्या है? विषम मतलब असमान, देशिकता मतलब होता है दिशा, यानी असमान दिशा। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? आप देखिए चित्र में आपको साफ साफ कणों की व्यवस्था दी हुई है। कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। कुछ विशेष भौतिक गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक, ताप, ये गुणांक। तो कुछ जो विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं, यदि ठोस में वो विशिष्ट भौतिक गुण अलग अलग दिशा से मापे जाते हैं, जैसे यहां पहले हम माप रहे हैं ए से बी दिशा की तरफ। ए से बी दिशा की तरफ जब माप रहे हैं तो आप कणों को देख सकते हैं, एक तरफ छोटे और एक तरफ मोटे कण में उपस्थित है। फिर हमने दूसरी दिशा से उन्हीं भौतिक गुणों को मापा, तो दूसरी दिशा मतलब सी से डी की तरफ। दूसरी दिशा से मापने पर हम देख रहे हैं कि जो लाइन है उस लाइन के दोनों तरफ छोटे और मोटे कण उपस्थित है, अर्थात दोनों दिशाओं में कणों की व्यवस्था अलग अलग है। और कणों की व्यवस्था अलग अलग है, इसीलिए इन दिशाओं में जो भौतिक गुण प्राप्त होंगे उनके मान भी अलग अलग प्राप्त होंगे। और इसी गुण को विषम देशिकता कहा जाता है, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों की एक विशेषता होती है। इसमें कई बार एक अपवाद के रूप में घनीय क्रिस्टल का उदाहरण लेते हैं, जिसमें विषम देशिकता नहीं पाई जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में, जैसा कि हम जानते हैं, उनमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती है। जब कणों की कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती है तो किसी भी दिशा में जब हम भौतिक गुणों की गणना करते हैं तो हर दिशा में हमारे को लगभग समान मान प्राप्त होता है। लगभग समान मान प्राप्त होने के कारण ही क्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता पाई जाती है। फिर गलनांक की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित गलनांक होते हैं। निश्चित गलनांक होते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे शक्कर है, शक्कर का गलनांक होता है 428 केल्विन। जब शक्कर को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़कर के जब 427 भी हो जाता है तो भी शक्कर का एक दाना भी नहीं पिघलता है। लेकिन जब 428 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है तो शक्कर पिघलनी शुरू होती है और शक्कर का टेम्परेचर तब तक आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि शक्कर का एक दाना भी उसमें मौजूद है ठोस रूप में, तब तक उसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता है। जब पूरी की पूरी शक्कर पिघल जाती है उसके बाद टेम्परेचर 428 से आगे बढ़ना शुरू होता है, अर्थात शक्कर का गलनांक 428 केल्विन टेम्परेचर होता है। इसीलिए इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम बर्फ का ले सकते हैं। आपको पता है, हम किसी पात्र में बर्फ ले लें तो बर्फ का उस समय टेम्परेचर मान लीजिए -2 या -1 डिग्री सेल्सियस है। अब बर्फ पिघलना शुरू हो रही है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है।
बर्फ और पिघल रही है तो भी टेम्परेचर जीरो ही रहता है अभी, और बढ़ता नहीं है। जब तक बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा भी उस पानी में मौजूद है, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जब पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाती है उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अर्थात सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है, और निश्चित गलनांक होने के कारण ही क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका एक उदाहरण हम नारियल के तेल का ले सकते हैं। हम जानते हैं सर्दियों में नारियल का तेल जम करके गाढ़ा हो जाता है। 296 से कम टेम्परेचर होता है, 296 केल्विन से कम टेम्परेचर होता है तो नारियल का तेल बिल्कुल जमा हुआ ठोस की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही 296 केल्विन टेम्परेचर आता है वह पिघलना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनना, पिघलना शुरू कर देता है, पिघलता नहीं है। फिर 297, 298, 299 केल्विन टेम्परेचर पहुंचता है तो भी वह पूर्ण रूप से नहीं पिघलता है। 300 केल्विन टेम्परेचर पर जाकर के नारियल का तेल पूर्ण रूप से पिघल जाता है। अर्थात नारियल के तेल का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है, गलनांक की एक रेंज पाई जाती है इसमें, जो 296 से 300 केल्विन के बीच बीच होती है। इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता है, इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। एग्जाम में कई बार अशीतित द्रव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें एक प्रश्न सबसे कॉमन यह है कि पुराने घरों में स्थित कांच की खिड़कियों में जो कांच होते हैं वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं, क्यों? तो इसका जवाब एक ही होता है, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। अर्थात ये अतिशीतित द्रव है। बहुत ही लंबे समय पुराने वो कांच है, तो इतने लंबे समय में गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कांच कुछ बहते हैं और नीचे से मोटे और ऊपर से पतले हो जाते हैं। इसीलिए कांच अतिशीतित द्रव की श्रेणी में आता है। बात करते हैं एक और गुण की, दीर्घपरासी और लघुपरासी। दीर्घपरासी, दीर्घ मतलब लंबा, अर्थात एक लंबी डिस्टेंस तक कणों की एक व्यवस्थित, एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था बनी रहती है, तो वो पदार्थ दीर्घपरासी कहलाते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों पे हम देखते हैं एक लंबी दूरी तक हम जाएंगे तो एक ही प्रकार से कणों की व्यवस्था दिखाई देती है, इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यदि हम एक निश्चित दूरी तक जाते हैं तो मात्र कुछ दूरी तक ही कणों में समानता पाई जाती है, उसके बाद वापस असमानता होती है। तो कुछ मतलब लघु दूरी तक समानता होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी के गुण पाए जाते हैं। शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित शीतलन वक्र होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र नियमित पाया जाता है। शीतलन वक्र को हम अभी गलनांक के हिसाब से समझते हैं। शीतलन वक्र में एक ग्राफ बनता है ताप और समय के बीच में। हम इस ग्राफ में बर्फ का उदाहरण लेकर के चलते हैं। बर्फ में नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, क्योंकि बर्फ को हम गर्म करते हैं इसलिए टेम्परेचर हाई की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी -4, -3, -2, -1 और 0 तक हो जाता है। लेकिन मैंने बताया 0 होने के बाद फिर टेम्परेचर कुछ समय तक 0 ही रहता है। उसका कारण क्या है कि जब तक पूरी की पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती है तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो कुछ समय के लिए एक समतल ग्राफ हमारे को इसमें प्राप्त होता है, और जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तो फिर टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए
क्रिस्टलीय ठोसों के जो वक्र हैं वो कभी भी हमें नियमित या सतत प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जैसा कि मैंने बताया कोई निश्चित गलनांक होता ही नहीं है। तो यहां पर ताप और समय के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है तो हमारे को एक लगातार वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में उदाहरण है सबसे पहले नेफ्थलीन। नेफ्थलीन दो बेंजीन जब संघनित रूप से जुड़ जाते हैं तो नेफ्थलीन होता है। आपने घरों में सफेद रंग की गोलियां देखी होगी कपड़ों में वगैरह में रखने के लिए, वो नेफ्थलीन की गोली ही होती है। दूसरा है बेंजोइक अम्ल। बेंजीन पर COOH समूह जुड़ा हुआ हो वो बेंजोइक अम्ल होता है, वो भी एक क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सारी क्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में आती है, जैसे कॉपर, सोना, चांदी। इसके अलावा जो सहसंयोजी यौगिक है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये भी क्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में आते हैं। आयनिक यौगिक जैसे सोडियम नाइट्रेट ये भी क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये सारे क्रिस्टलीय ठोस है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ध्यान से सुनना आप लोग, बहुलक, प्लास्टिक, रबड़ और कांच, ये जो चार कैटेगरी होगी, और इसके अलावा एक रेजिन, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में आते हैं। जैसे टेफ्लॉन, PVC, पॉलीयूरिथेन, ये सब बहुलक के उदाहरण हैं। रबड़ ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। फाइबर ग्लास, सेलोफेन, कांच, रेसा कांच, क्वार्ट्ज कांच। देखो क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि क्वार्ट्ज कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बोर्ड एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज कांच में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, मैंने बताया कि जो क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, अर्थात जो क्वार्ट्ज होता है उस क्वार्ट्ज में कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जब क्वार्ट्ज को गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा पिघला दिया जाता है उसको, और पिघलाने के बाद फिर उसको तेजी से ठंडा किया जाता है, तो तेजी से ठंडा करने पर कणों को व्यवस्थित तरीके से जमने के लिए समय नहीं मिल पाता है और वो अव्यवस्थित तरीके से जम जाते हैं और वो क्वार्ट्ज से बन जाता है क्वार्ट्ज कांच, अर्थात अक्रिस्टलीय कांच में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर का, जिसमें दोनों में अंतर दिया हुआ है उदाहरण सहित। बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, जिसमें कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बंध के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। चार भागों में अपन ने बांटा था, जिसमें सबसे पहले था आणविक ठोस। आणविक ठोस को भी अपन ने तीन भागों में बांटा था। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आणविक ठोस जो अपन ने वर्गीकरण किया, इसमें एक विशेष प्रकार का बंध पाया जाता है कणों के मध्य में। यहां पर जो बंध पाया जाता है वो है वान डर वाल्स बल। कौन सा बल है? वान डर वाल्स बल पाया जाता है। इसको भी तीन भागों में बांटा था। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस नाम से पता चल रहा है अध्रुवीय है, अर्थात इनमें ध्रुवता नहीं पाई जाती है। और जो सबसे दुर्बल प्रकार का वान डर वाल्स बल है, परिक्षेपण या लंदन बल, अध्रुवीय आणविक ठोसों में पाया जाता है। ये एक परमाणविक अणु होते हैं अक्रिय गैस से, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आदि। और समबहुपरमाणविक अणु, समबहुपरमाणविक जैसे Cl2, क्लोरीन, O2, N2, ये समबहुपरमाणविक अणु है। इन दोनों में जो भी ठोस होता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। क्योंकि इनमें ध्रुवता होती नहीं है, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय रहते हैं। गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई आयन नहीं होता है, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्य ताप दाब पर ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे
उदाहरण अपन ने देख लिए हैं, नियोन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, H2, O2, CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस, द्विध्रुव आकर्षण बल कणों के मध्य इसमें पाया जाता है। ये भी मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनके भी कम होते हैं, लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में कुछ अधिक होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं क्योंकि ये खुद भी ध्रुवीय है, जैसे CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो इनमें जो बंध पाया जाता है वो बंध हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध इन में तीनों में सबसे प्रबल प्रकार का बंध है। हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण ही होता है, लेकिन ये द्विध्रुव आकर्षण से थोड़ा सा प्रबल होता है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया है। हाइड्रोजन बंध के बारे में विस्तार से हम पार्ट 2 विलियन में पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल से इसकी चर्चा की जाएगी। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस भी वाष्पशील प्रवृत्ति के होते हैं। ये निम्न ताप पर ठोस होते हैं, यानी ये तीनों अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस जो होते हैं वो सामान्य तापमान पर तो ठोस अवस्था में होते ही नहीं है। इनको ठोस अवस्था में बदलने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस विद्युत के कुचालक भी होते हैं, लेकिन जब इनमें कोई लवण घोल दिया जाता है तो लवण घोलने पर ये सुचालक में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पानी H2O में यदि कोई लवण घोल दिया जाए तो ये भी सुचालक हो जाता है। इसी प्रकार से NH3 अमोनिया है, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। दूसरा है धात्विक ठोस। नाम से पता चल रहा है ये धातु है। आवर्त सारणी में हम जानते हैं 80 से ज्यादा प्रकार की धातुएं मौजूद है और उन सभी धातुओं के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। धातुओं में जो बल पाया जाता है वो बल धात्विक बंध कहलाता है। और धात्विक बंध क्या होता है? इसमें धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और खुद धनायन में बदल जाते हैं, अर्थात जो धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में फैले हुए रहते हैं, जिससे ये आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं और इनके मध्य ये धात्विक बंध मजबूत बंध होता है। धातु जो होते हैं वो ताप और विद्युत दोनों के ही सुचालक होते हैं। एक विशेष रूप से ध्यान रखना, जो धातुओं में चालकता होती है वह चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यह ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालकता प्रदर्शित करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। ठोस और द्रव दोनों अवस्था में ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। धातुओं की दो गुण विशेष रूप से और पाए जाते हैं। इनमें तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब इनको खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और दूसरा इनमें आघातवर्धनीयता पाई जाती है, अर्थात इन्हें पीट पीट कर चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये धातुओं के विशेष गुण हैं। ये द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं। और जितने भी प्रकार की धातुएं, जैसे मैंने बताया 80 प्रकार की धातुएं आवर्त सारणी में 80 से ज्यादा प्रकार की, वो सारी की सारी धात्विक ठोसों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, निकल, औरम अर्थात सोना, अर्जेंटम अर्थात चांदी, हाइड्रोजियम अर्थात मरकरी, स्टेनम अर्थात टिन, सोडियम जिसको नेट्रियम कहा जाता है, और कैलियम अर्थात पोटेशियम। ये सारे के सारे धात्विक ठोसों के उदाहरण हैं। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से पता चल रहा है इनमें कणों के मध्य आयनिक बंध या जिसको कूलोमिक बंध कहा जाता है वो पाया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत प्रकार का बंध होता है, जिसके कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। ये
भी विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक है, लेकिन द्रव तथा विलीन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक क्यों है? क्योंकि ठोस अवस्था में इनमें आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिसके कारण से ये कुचालक होते हैं, जबकि द्रव और विलीन अवस्था में इनके आयन मुक्त हो जाते हैं और ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों जैसे जल के अंदर आराम से घुल जाते हैं। इनकी चालकता मुख्य रूप से आयनों के कारण होती है। आयनों के कारण चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता नहीं होती है, आयनों के कारण होती है। इसी कारण से हम धात्विक ठोस और आयनिक ठोसों में कंपैरिजन करेंगे किन में चालकता ज्यादा होती है, तो ज्यादा चालकता धात्विक ठोस में पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता ज्यादा तेज होती है, आयनों के कारण चालकता तुलनात्मक रूप से कम होती है। आयनिक ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं, अर्थात इन पर चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं, और इनकी भंगुर प्रकृति होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब इन पर चोट मारी जाती है तो समान आयन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे आयनिक ठोस टूट जाता है। बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में हमारे सामने हैं। सामान्य नमक जो अपन खाते हैं वह NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये सभी आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। अब अंतिम सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, या जिसे विशाल अणु भी कहा जाता है, इनमें कणों के मध्य जो बंध पाया जाता है उस बंध का नाम है सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध होने के कारण यह दिशात्मक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि विशेष दिशा में जाकर के बंध का निर्माण किया जाता है। ये भी ठोस रूप में पाए जाते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं, अर्थात चोट मारने पर ये भी बिखर जाते हैं। इनके गलनांक बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद सब जगह होते हैं केमिस्ट्री में। यहां पर भी एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि एक सहसंयोजी ठोस है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। उदाहरण हीरा, क्वार्ट्ज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलीय ठोस है, और यहां हम जो भी ठोस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस ही है। SiO2, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे के सारे सहसंयोजी ठोसों के उदाहरण हैं। सहसंयोजी ठोसों में दो विशेष रूप से हम पढ़ते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। सबसे पहले बात करते हैं हीरे की। हीरे में आप जिस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात हीरे में चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, और ये चतुष्फलकीय संरचना त्रिविमीय होती है। इसीलिए त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना पाए जाने के कारण यह अत्यधिक कठोर प्रकृति का होता है। हीरा संसार की सबसे कठोरतम वस्तुओं में से एक है। तो इसकी कठोरता का कारण एक ही है कि इसमें त्रिविमीय चतुष्फलकीय व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है, इसीलिए उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट की हम बात करें, चित्र में आप देख रहे हैं ग्रेफाइट षटफलकीय परतदार संरचना होती है। षटफलकीय परतदार संरचना ग्रेफाइट में पाई जाती है, और षटफलकीय परतदार संरचना में आप ध्यान से देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में काम आते हैं। बाकी एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट चालकता प्रदर्शित करता है। ग्रेफाइट अत्यंत चिकना प्रकार का होता है, इसीलिए हेवी मशीनों में, भारी मशीनों में इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है।
इसका चिकनाहट या स्नेह भरा होने का कारण है, क्योंकि ग्रेफाइट में परतदार संरचना होती है। हम देख रहे हैं अलग अलग परतें हैं और इन परतों के मध्य में दुर्बल वान डर वाल्स बल पाया जाता है। जैसे ही इसके ऊपर बल लगाया जाता है, बल लगाते ही वो दुर्बल वान डर वाल्स बंध टूट जाता है और परतें एक दूसरे को ऊपर गिर करके और फिसल जाती है। इसीलिए चिकनाहट भरी प्रवृत्ति का होता है और इसीलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो या खराब लगा हो तो आप अपने कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और खराब लगा हो तो आप डिसलाइक जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।